प्रश्नावली 1.3 पढ़ने से पहले हमको इससे रिलेटेड एक प्रमेय देखना पड़ेगा। क्या कहता है, देखिए प्रमेय संख्या 1.3 कहता है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या आपको पता है ना क्या होता है, हमने पीछे वाले वीडियो में बना के दिखाया या नोट्स में दिखाया होगा। यदि करा कि वो जो अभाज्य संख्या p यदि ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, यानी कोई संख्या का वर्ग को अगर विभाजित करता है तो वही p ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। और जहाँ पर ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे अब बहुत ज़्यादा समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन अब देखो कैसे। मान लीजिए 3 36 को काट रहा है, ठीक है, या काटता है, भाई 3 से 36 कटेगा, 12 3 36, ठीक। तो 3 6 को भी काटेगा, ठीक है। अब ये 6 कहाँ से, अरे भाई 36 जो है वो कहीं ना कहीं 6 का वर्ग तो है, तो इस नाते हम कहेंगे कि 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो यानी अगर 3 36 को काटेगा तो 3 6 को भी काटेगा, इसी आधार पर ये है, ठीक है। ऐसे अगर हम दूसरा देखें कि 2 100 को अगर काटेगा, ठीक है, 2 100 को काटेगा, और 100 क्या है 10 का स्क्वायर, यानी 2 अगर 10 के स्क्वायर को काट रहा है यानी 100 को, तो 2 10 को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इसी पे आधार पे हमको सिद्ध करने को बोलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है, या पूछेगा आपसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा √5 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, कैसे सॉल्व होंगे देखते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है, परिमेय भी है एक तरह का है कि एक परिमेय नंबर 1.4 √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं। जैसे इसने बोला कि अपरिमेय संख्या, हमको पहले से भी पता है कि √2 अपरिमेय है, लेकिन हम कैसे प्रूव करें ये देखिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम इसके विपरीत मान लेते हैं, ठीक है, कि √2 एक परिमेय संख्या। बोला हमको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, लेकिन हम मानते क्या है, पहले मान लीजिए परिमेय संख्या, ठीक है। अब जब परिमेय संख्या है √2 तो वो कहीं ना कहीं p/q के रूप में लिखा जाएगा, और आपको पता है p और q क्या होते हैं, पूर्णांक, और q का मान 0 नहीं होना है, ठीक है। अब मान लीजिए यदि कभी कभी क्या होता है कि भाई जो आपका p/q, मान लो ऐसी संख्या है, मान लो आप 12/10 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी संख्या है जिस पे अभी भी कुछ इसको छोटा हम कर सकते हैं। तो p ये है, q ये है, ठीक है, p का मान 12 और q का मान 10, तो इसको भी अभी हम छोटा कर सकते हैं। तो हमने मान लीजिए 2 से इसको काट के 6 कर लिया, और 2 से काट के 5 कर लिया, एक ही नंबर से, तो अब ये 6/5 हो गया, ठीक है। तो अब ये नया रूप में आपका आ गया। कह रहा कि यदि मान लीजिए p और q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब जैसे यहाँ पर क्या था, जैसे 2 से ये दोनों कट रहे थे, ठीक है, 2 से 12 भी कट रहा था, 10 भी कट रहा था, इसको हम काट के इसको संक्षिप्त रूप में ले आए, सबसे सरलतम रूप में। ऐसे बोल रहा है कि अगर p और q इस दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड अन्य भी है, तो तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से p तथा q में विभाजित करके, ठीक है, उसको काट कर क्या करेंगे, हम उसको छोटा कर लेंगे। अब हमको क्या मिलेगा, जब p और q को हमने काट के छोटा कर लिया तो वही √2 अब किसके बराबर हो जाएगा, a/b के, ठीक है। अब जहाँ पर a और b क्या हो गया, एकदम छोटे फॉर्म। अब ये जो a और b रहेगा वो सहभाज्य, जैसे यहाँ पर देखिए 6 और 5, 6 5 कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। कभी एक के अतिरिक्त दोनों में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि जहाँ पर a और b सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर हमने क्या, अब यहाँ से देखिए जो आपको मिला है √2 बराबर a/b, तो b को आप उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, b √2 बराबर a, और इसी को आप मान लीजिए समीकरण 1। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, इधर b और इधर b, ठीक है। तो अब जब आपने इधर का वर्ग किया तो ऐसे हो गया, पूरे का स्क्वायर है और इसका वर्ग हुआ तो ऐसे। अब देखो यहाँ पर पूरे का स्क्वायर है, तो यानी कहीं का b का भी स्क्वायर, √2 का भी स्क्वायर, तो आपका b का स्क्वायर इतना और √2 का स्क्वायर केवल 2 आएगा, ठीक है, a स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, b स्क्वायर ऐसे नहीं, इस 2 को a स्क्वायर के बटे लिख दिया। अब जैसे ही आपका आया, ठीक है, हमने एक थ्योरम अभी पढ़ा था, अभी परिमेय, कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इसी वजह से हमने चूंकि देखो चूंकि a स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ चूंकि हम लिखेंगे ऐसे,
चूँकि ए 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, परिमेय संख्या 1.3 जो आपका परिमेय अभी पढ़ा आपने। फिर इसी प्रकार से अब हम कह सकते हैं क्या, अब ए कोई भी नंबर हो वो कहीं ना कहीं 2 से कटेगा। अब जैसे मान लो 4, ठीक है, ए का मान 4 तो 2 से कटेगा, क्यों? क्योंकि 2 दूना 4, 2 बार गया। अगर मान लो 10 है ए का मान तो 2 पंचे 10, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना टाइम जाएगा। अब ये सी मतलब उतनी बार गया, 2 का पहाड़ा जैसे 10 में 5 बार गया तो ऐसे सी का मान 5, 8 होता ए का मान तो 2 गुणे 4 यानी सी का मान 4 हो जाता। ठीक है, सही है। तो ये सी क्या है, कोई पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो यानी ए का मान हमारा 2c हो गया। ठीक है, अब यही ए का मान 2c समीकरण 1 जो आपका है, समीकरण 1 यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 उसमें आप रख दीजिए, जहाँ पर ए है वहाँ पर 2c रखना है। ठीक है, तो हमने एक बार फिर से समीकरण 1 यहाँ पर फिर से लिख दिया। ठीक है, अब ए के स्थान पर क्या लेना है आपको, 2c लेना है। ठीक है, देखिए ए के स्थान पे 2c लिया, समीकरण यही समीकरण आपका 2 बन गया। अब कह रहा है समीकरण दोनों के दोनों पक्षों में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, अब इधर का इसका भी वर्ग और कहीं ना कहीं आपको इसका भी वर्ग करना है। तो अब b का स्क्वायर किया तो b का स्क्वायर, और b का स्क्वायर किया तो b स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर किया तो केवल 2। और यहाँ इधर क्या है, 2c स्क्वायर है का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब 2 से देखो 4 कट रहा है तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पर आ गया 2c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब 2 को आप इधर बी स्क्वायर के नीचे बटे के रूप में कर दीजिए। अब आपने फिर देखा कि बी स्क्वायर को जब 2 विभाजित करेगा तो कहीं ना कहीं बी को भी 2 विभाजित करेगा। ठीक है, इस तरह से हमने लिख सकते हैं, चूँकि 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसलिए चूँकि 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है इसलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा। परिमेय संख्या 1.3 से। अतः हम पाते हैं कि ए और बी, अब हमने पाया क्या, आपने देखो कि 2 से ही बी भी कट रहा है और 2 से ही ए भी कट रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, अतः हम पाते हैं कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः हम पाते हैं कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्यों? क्योंकि 2 ही बी को भी काट रहा है और 2 ए को भी काट रहा है। ठीक है, तो अभी तक स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ए और बी सहभाज्य संख्या, अर्थात इनमें एक के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं होगा। जबकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो 2 2 मिला, परंतु इससे इस तथ्य का, अब हमने ये सब गड़बड़ झाला हो रहा है, यानी समस्या पैदा कर रहा है। तो कह रहा परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब कह रहा कि यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। क्या कल्पना की है? स्टार्टिंग में देखिए √2 को परिमेय संख्या हमने लिया था, √2 को हमने माना क्या था, हमने इसके विपरीत माना था क्या, परिमेय संख्या मान लिया था √2 को। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई परिमेय नहीं तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, इस तरह से आपका सॉल्व हुआ। हालांकि अभी ये शायद आपको बड़ा लग रहा, तो अब इसको छोटे से और फॉर्म में कर सकते हैं हम। जैसे अब √3 आप देखिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे क्या करेगा, अब हम इसको सबसे पहले मान लेंगे कि ये उल्टा मानेंगे, माना कि ये परिमेय संख्या, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला, लेकिन हम पहले मानेंगे अपरिमेय संख्या, हम मानेंगे इसको परिमेय। सिद्ध करना है आपको √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मानेंगे √3 एक परिमेय संख्या। माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब भाई परिमेय है तो कहीं ना कहीं आपको p/q या a/b, अब हमने a/b क्यों किया, हम यहाँ पर a/b को डायरेक्ट ले लिए और यहाँ पे लिख दिया जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य मतलब एक के अतिरिक्त कोई इनमें काटने वाला नहीं होगा। ठीक है, अर्थात एक के अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो दोनों को काटे। ठीक है, यानी सहभाज्य संख्याएं हैं। या अब क्या करेंगे, इनको उधर भेज देंगे √3 के पास, तो यानी b/3 बराबर a, समीकरण 1 हो गया। अब क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो इधर वर्ग हुआ तो इतना और इसका वर्ग हुआ तो इतना। ठीक है, अब b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हुआ, a का स्क्वायर 3 को क्या करिए इस a स्क्वायर के नीचे, 3 को a स्क्वायर के नीचे। तो अब देखिए 3 जब a स्क्वायर को काट रहा है तो 3 कहीं ना कहीं
3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 कहीं ना कहीं ए को भी विभाजित करेगा परिमेय संख्या 1.3 से। अब इसका मतलब क्या, ए का कोई भी मान होगा वो 3c के रूप में होगा, ठीक है। अब यही ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब ए का समीकरण 1 क्या था आपका, देखिए समीकरण 1 ये था, ठीक है। अब जब समीकरण ये था, उसी पे जहाँ पर ए है वहाँ पर 3c लिख दीजिए, तो b√3 बराबर 3c। अब फिर ये समीकरण मान लीजिए इस दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। अब इसका भी वर्ग करिए और इसका भी वर्ग करिए। ये इतना हुआ, √3 का वर्ग 3 हुआ, और 3 का स्क्वायर हुआ 9 और c का स्क्वायर c। 3 से 9 कटा 3 हुआ। अब 3 को b के स्क्वायर के नीचे ले जाइए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, b स्क्वायर बराबर b² बराबर c स्क्वायर। अब आपने देखा कि b स्क्वायर 3 चूँकि b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा, परिमेय संख्या 1.3। अतः अब देखो 3 b को भी विभाजित कर रहा है और 3 a को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। उस बार में 2 था, इस बार में क्या है, 3 है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अभी देखो आपने स्टार्टिंग में लिया था कि ए और बी क्या हैं, सहभाज्य संख्याएं आपने माना था, और यहाँ पर क्या हो गया, गेम उल्टा पड़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो दोनों में को काट रहा है, ठीक है। और हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो के लिए